आज हम लोग जो है सीआरपीसी की इंपॉर्टेंट सेक्शंस करेंगे। सेक्शन 41 है, सभी पुलिस ऑफिसर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी सेक्शन है। ठीक है, हमने जगह जगह हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है, बोलते हैं सभी। ठीक है, कहां पे है ऊपर? सीआरपीसी की सेक्शन 41 में हमें शक्ति है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति कौन सी धारा में है? तो पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति कौन सी सेक्शन में है? 41 सीआरपीसी में है। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस हैं कि पुलिस ऑफिसर कब कब गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले है इसमें कि पुलिस ऑफिसर को पहले आपने ध्यान रखना आई, अगर पुलिस ऑफिसर ने अपनी आंखों के सामने संज्ञेय अपराध होते हुए देखा है तो वो उस व्यक्ति को जिसने संज्ञेय अपराध किया है उसको गिरफ्तार कर सकता है। पहली कंडीशन क्या है? आंखों से देखा है। ठीक है, आंखों से देखा मतलब उसके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो उसने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी चीज क्लियर रख लो, जिसके बारे में उसने सुना है कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। कैसे सुनेगा? क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई जो आदमी कोई जो आपका इन्फॉर्मर होगा वही बताएगा, मुखबिर खास बताएगा कि इस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है। बताता है कि नहीं बताता है? ठीक है, मुखबिर खास ने बताया, या फिर आपको कंप्लेंट मिल गई। कंप्लेंट कैसे मिलेगी? रिटर्न में मिलेगी ना। तो यहां पे हम लिखेंगे ईयर, मतलब आपने सुना कि किसी ने कोई संज्ञेय अपराध किया है। ठीक है, इन कंडीशंस में पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 41 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है वो। सभी लोग जब भी आप 41 को पढ़ेंगे नेट पे या कहीं भी पढ़ेंगे, सारे डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है, जब हम लोग भी नए नए नौकरी में लगे थे तो हमें भी ये चीज सिखाई थी, ये चेंज नहीं हुआ। आगे जब सेक्शन आई है 35 उसमें भी वही रहा है। याद आ गया ना? सी से क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या आपको सूचना मिली कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो आप क्या करोगे? उसको गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आई से है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? अरे सेंध मारी हुई होती है हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग क्या होती है? जैसे घर की ये पूरी दीवार है, बीच में से काट के जो है घर में प्रवेश करना। ठीक है, तो उसके अगर इंस्ट्रूमेंट होंगे किसी के पास, हथियार ही बोल दें आम भाषा में, अगर हथियार होंगे तो क्या करेंगे? उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी पुरानी बात है। ठीक है, आज की डेट में तो हथियार मिलेंगे कैसे आपको? ठीक है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। अगर छोटी सी चीज रखी होगी उसने दीवार को काट के आ जाएगा। अब तो ये बड़े पुराना टाइम है, जब कॉन्सेप्ट आया था कानून का उसी टाइम से ये चल रहा है, किसी ने सोचा भी नहीं इसके बारे में। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। क्या डिस्कस किया? हिंदी में क्या बोलेंगे? उसके बाद उद्घोषित अपराधी कौन होता है? याद रिपीट कर लेते हैं। पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर किसी ने संज्ञेय अपराध किया है। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आती है जब बार बार हम लोग कॉग्निजेबल बोलते हैं। आती है कि दिक्कत? कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध होता है। ठीक है, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके सामने किसी ने किया है या आपने सुना है किसी के बारे में, आप गिरफ्तार कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट हाउस ब्रेकिंग, आप हाउस ब्रेकिंग मिले मतलब किसी के घर में सेंध मारी करने के अगर हथियार किसी के पास मिलते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी मिलना चाहिए कि वो थोड़ा ऐसे मतलब लग रहा है कि ये चोर टाइप आदमी है, क्राइम कर सकता है, पुलिस की नजरें पहचान लेती हैं आदमी को। ठीक है, तो ऐसे आदमी को आप गिरफ्तार कर सकते हो। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर आपकी जुडिक्शन में कोई रह रहा है या आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि आपकी जो जुडिक्शन है थाने की, वहां पर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है आया हुआ है, निवास कर रहा है, उसको आप अरेस्ट कर सकते हो। उसके बाद एससीआई आपका स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो चोरी की वस्तु को खरीद रहा है, उसमें डील कर रहा है, अपने पास रखे हुए है, उसको आप गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट ड्यूटी या फिर जो सरकारी कार्य में अगर कोई रुकावट डालता है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट डालना। अगर सरकारी काम में कोई रुकावट डालता है तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डी से आया यहां पर डिजर्टर। इसको बोलते हैं फौजी भगोड़ा। क्या बोलते हैं? अब किसी ने ये नहीं बताया कि यार फौजी भगोड़ा क्या होता है। क्या होता है फौजी भगोड़ा?
जो फौज की नौकरी विदाउट रेजिग्नेशन, विदाउट रिटायरमेंट बीच में छोड़ के आ गया होगा, तो उसको जो है गिरफ्तारी का आदेश निकलता है उसका, ठीक है। वो अगर आता है आपके जुडिक्शन में रहता है, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको गिरफ्तार करके उसकी अथॉरिटी को आप जो है वो सूचित करें, ठीक है। उसके बाद ई से आपका आता है एक्स्ट्राडिशन एक्ट। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है लोगों को जब एक्स्ट्राडिशन सुनते हैं। सुना है एक्स्ट्राडिशन कभी? क्या बोलते प्रत्यार्पण, उसका मैं बताता हूं। आप आइडिया है आपको इसका एक्स्ट्राडिशन का? नहीं है। इंडिया में कोई आदमी अपराध करके भाग गया, सपोज कर लीजिए कनाडा चला गया, चलो कनाडा का तो छोड़ो, कनाडा के साथ हमारा है ही नहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन इतना अच्छा, किसी और कंट्री में भाग गया, कंट्री का नाम क्यों लेना, ठीक है। अब हम लोग उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उसका एनबीडब्ल्यू खुलेगा, ठीक है। एनबीडब्ल्यू लेंगे, उसका नॉन अवेलेबल वारंट होगा, उसके बाद आरसीएन खुलेगा, रेड कॉर्नर नोटिस खुलेगा, ठीक है। इंटरपोल उसको खोलती है। अब जब उसका आरसीएन खुला, तो आरसीएन जब उसका ओपन हो गया, रेड कॉर्नर नोटिस जब उसका खुला, तो हम कंसर्न कंट्री को भेजते हैं, इंटरपोल वहां पे उस आदमी को पकड़ लेगी, ठीक है। सपोज कर लो विदेश में उसको पकड़ लिया। अब उस आदमी को इंडिया कैसे लाया जाएगा? इंडिया में लाने के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए, तो वो है एक्स्ट्राडिशन एक्ट, ठीक है। इस एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत हम लोग, हमारी संधि होती है, ट्रीटी है अगर उस कंट्री के साथ, हम आपसी जो हमारा भाईचारा है, अगर हमने हस्ताक्षर किए हैं किसी संधि पे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत उस बंदा जब वहां पर डिटेन हुआ, तो उसको हम लोग जो है एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया में ले आएंगे। फिर क्या होगा, उसमें जिस न्यायालय की जुडिक्शन का वो अपराध किए हुए है, जिस न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू उसका दिया है आपको पुलिस को, वो न्यायालय उस पर केस चलाएगा, ठीक है। तो ये तो यहां इसने एक्स्ट्राडिशन एक्ट क्यों रखा? अब देखिए एक्स्ट्राडिशन एक्ट तो बंदा तो फॉरेन में है ना, तो इंडिया में क्यों पावर दे दी यहां पे एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत? क्योंकि जैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं एक्स्ट्राडिशन की, वैसे फॉरेन से भी रिक्वेस्ट आती है हमें, ठीक है। तो अगर फॉरेन से उनका कोई बंदा है जिसको एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत जो आदमी आता है, वो अगर आपकी जुडिक्शन में है, तो आपको शक्ति है कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? पक्का? आपको क्लियर है ना? उसके बाद आर से क्या है? उसके बाद आर से है रिलीज्ड ऑफेंडर। रिलीज्ड ऑफेंडर कौन व्यक्ति होता है? जिसको 356 सीआरपीसी में कोर्ट ने रिलीज किया होता है। कुछ एक अपराध होते हैं सेक्शन 215 आईपीसी में, कोर्ट जब उन लोगों को रिलीज करता है सजा देके, तो कोर्ट कंडीशन लगाता है कि 4-5 साल तक वो अपने एड्रेस को परिवर्तित नहीं करेंगे, वहां से शिफ्ट करके कहीं और नहीं जाएंगे, अच्छा चाल चलन बना के रखेंगे। तो अगर वो व्यक्ति अगर 5 साल के अंदर अंदर अपना एड्रेस चेंज कर लेता है, जो भी उसने समय लगाया है कोर्ट ने, उसमें अगर अपना पता बदल लेता है, और अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद एक और आर है यहां पे, रिक्विजिशन फ्रॉम अनदर पुलिस स्टेशन। अगर किसी थाने से इंफॉर्मेशन आपको आई है, किसी एसएचओ ने भेजी है, आपके थाने को रिक्वेस्ट भेजी है कि हमारा कोई मुलजिम आपके थाने की जुडिक्शन में उसके होने का अंदेशा है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए, तो आप उसको जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। ये है आपका सेक्शन 41 सीआरपीसी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ये सारी चीजें तो होगी आपकी। 41(2) में बोलता है कि चाहे जो मर्जी स्थिति हो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमें अरेस्ट की पावर पुलिस के कौन सी सेक्शन में है, सॉरी कौन सी सेक्शन में, चलो सेक्शन बता दो कौन सी सेक्शन में है। 41 सीआरपीसी में पावर है हमें, ठीक है। और कौन से ऑफेंसेस में हम लोग अरेस्ट करते हैं? संज्ञेय अपराध में अरेस्ट करते हैं। जो नॉन कॉग्निजेबल होगा, असंज्ञेय अपराध होगा, उसमें कौन अरेस्ट करेगा? मैजिस्ट्रेट से। हाँ, अरेस्ट कौन करेगा? अरेस्ट तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है, लेकिन किसकी परमिशन से कर सकता है? मैजिस्ट्रेट की परमिशन से कर सकता है। और वो परमिशन कौन सी शेप में आएगी? वारंट की शेप में आएगी। वारंट हासिल करेंगे, उसके बाद ही जो है उसकी अरेस्ट होगी। तो ये सेक्शन आपका 41 है। मैक्सिमम आपसे इस सेक्शन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 41 आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेक्शन 41A है। ये यहां पे आप देखोगे सेक्शन 41A, B, C, D, ये सारे के सारे सेक्शन जो थे, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
उसके बाद जो है 2008 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था जो 2010 में लागू हुआ था, उसमें ये सेक्शन जो थी लाई गई थी। रीजन क्या थे कि अरेस्ट जो है पुलिस जो है धक्का ना करे, किसी के साथ अच्छे तरीके से अरेस्ट करे, उसके जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो उसको मिले। आगे हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं। सेक्शन 41A सीआरपीसी सीधी सीधी पुलिस को बोलता है कि जहां तक सजा, जिन केसों में सजा 7 साल तक है, कितनी सजा है? 7 साल तक है, वहां पर पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। वहां पर क्या करेगी? सेक्शन 41A सीआरपीसी का नोटिस देगी। रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है सभी ने। सेक्शन 41A सीआरपीसी बोलता है कि अननेसेसरी अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है। अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इन जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेक्शन 41A सीआरपीसी के प्रोविजंस को लेटर एंड स्पिरिट में जो है कंप्लाई किया जाए, और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है जहां पर सजा कितनी है? 7 वर्ष तक है, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा? अरेस्ट नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनको 41A सीआरपीसी के नोटिस पर पाबंद किया जाएगा, ठीक है। 41A सीआरपीसी का नोटिस 2 टाइप से होता है, मैंने एक डिटेल वीडियो इस पे बनाया, अगर आपको समय मिले, जरूरत होगी तो उसको देखना, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक होता है डायरेक्शन टू एक्यूज्ड, वैसे जनरली थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि अधूरा तो क्यों छोड़ेंगे। सेक्शन 41A सीआरपीसी का नोटिस 2 प्रकार का है, याद रखना है आपने, 35 BNSS में क्लियर किया हुआ है उस चीज को। डायरेक्शन टू एक्यूज्ड टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन, और यहां पर बाउंड करता है, जब वो आ जाता है, एक्यूज आ गया, ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसको पाबंद करेगा, आप आगे से कोई संज्ञा अपराध नहीं करेंगे। आपको जब जब इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाएगा आप हाजिर आओगे, ठीक है। कभी जो आप थाने में काम किया होगा आपने नोटिस पढ़ना, या मैं ब्लैंक भी जो नोटिस है वो आपको भेज दूंगा, वो भी देख लेना एक बार, ठीक है। जनरली हमने यही जानना है कि पुलिस जो है 2 प्रकार से 41A सीआरपीसी के नोटिस को दे सकती है। आपने ध्यान ये रखना है कि जहां पर सजा 7 साल से नीचे है, सॉरी नीचे नहीं बोलूंगा, जहां पर सजा 7 साल तक है, 7 साल नहीं है, 7 साल तक है, ये याद रखनी है, टेक्निकल टर्म है, अप टू 7 years। यहां पर सजा, ऐसे मामले जहां पर सजा 7 साल तक है, वहां पर कौन सा नोटिस दिया जाता है? 41A सीआरपीसी का। ज्यादा गहराई में नहीं जाना, फिर बाद में बोलते हो सर बड़ा गहराई चले गए, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, 41B प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। देखिए मैंने आपको बोला जो डीके बासु वाला जो जजमेंट है वो बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, उसने पुलिस की वर्किंग को बदल के रख दिया था, ठीक है। 1997 में आया था ये जजमेंट, पहले ये सारी चीजें जजमेंट के बेस पे चलती थी, लेकिन मैंने कहा 2008 में हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट समझते हैं, संशोधन हुआ था, ठीक है। तो संशोधन होके ये सेक्शन जो है 2008 में लाई गई थी। ये बोलती हैं, क्या बोलती है, सेक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग? 41B की अरेस्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है, प्रोसीजर क्या होगा? तो सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो बोलता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट, जो भी पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट कर रहा होगा यूनिफॉर्म पहनी हुई होगी, उसने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी होगी, नेम प्लेट लगी होगी, बैजेस लगे होंगे, रैंक लगा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। पर यहां पे एक चीज और है, जो सिविल्स में रहते हैं डिपार्टमेंट, वो क्या करेंगे? जैसे सीआईडी हो गया, एंटी करप्शन ब्यूरो हो गया, आई कार्ड दिखाएंगे नहीं, गले में धारण करेंगे, ठीक है, गले में आई कार्ड पहनेंगे, और आई कार्ड सीधा होना चाहिए, उल्टा आई कार्ड नहीं होना चाहिए, सीधा हो, ताकि जो व्यक्ति से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, जिसको आपने अरेस्ट करना है, वो आपका नाम और पदवी को पढ़ सके। और अगर वो मांगता है, बोलता है कि आप अपनी पहचान को बताइए, तो उसको आई कार्ड दिखाना होगा, ठीक है। हाथ में नहीं पकड़ाते हैं, आई कार्ड ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल चीज है, इसको छोड़िए। अब बोलता है सेक्शन 41B में कि हर आदमी जो भी अरेस्ट करेगा वो एक्यूरेट यूनिफॉर्म में होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम टाइम जो है ये क्वेश्चन आता है, और उसका जो रैंक वगैरह है वो प्रॉपर जो है उसका दिखना चाहिए, ठीक है, ताकि अगला आदमी उसको पहचान सके। उसके बाद एक अरेस्ट मेमोरेंडम बनाएगा वो,
क्या बोलते हैं इसको? फर्द गिरफ्तारी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? फर्द गिरफ्तारी बनाएगा, जिसमें जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके फैमिली मेंबर के सिग्नेचर होंगे। क्यों होंगे भाई? जरूरी है, क्योंकि जब उसको अरेस्ट किया जा रहा होगा, अगर फैमिली मेंबर उस पर साइन करेगा तो उसको पता लग जाएगा ना कि मेरी फैमिली का किसी आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, और अगर फैमिली मेंबर नहीं है वहां पे तो गांव के या लोकेलिटी के किसी रिस्पेक्टेबल आदमी के सिग्नेचर कराए जाएंगे। अब ये कैसे पता लगाया जाएगा कि वो रिस्पेक्टेबल है कि नहीं है? ठीक है, हाँ, यस, कि जो चुने हुए लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो चुने हुए लोग हैं उनको हम लोग रखें। उसके बाद काउंटर साइन होना चाहिए। काउंटर साइन कौन करेगा भाई? जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके भी सिग्नेचर चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 41B में सीधा रखना है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करेगा यूनिफॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर वर्दी धारण किया हुआ होगा, नेम प्लेट वगैरह लगी हुई होगी, कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। एक जब किसी को गिरफ्तारी करेगा तो एक फर्द गिरफ्तारी बनाएगा। उस फर्द गिरफ्तारी में वो उसके किसी गवाह के सिग्नेचर कराएगा, फैमिली मेंबर के सिग्नेचर कराएगा, और साथ में जो एक्यूज्ड जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके सिग्नेचर मैंडेटरी होंगे। और साथ में एक और प्रोविजन है साथ में, ठीक है, उसके परिवार के किसी मेंबर को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जाएगा। ये क्यों है? बहुत प्रावधान क्यों है? ये आता है, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। बी के पार्ट सी में कहा गया है कि अगर वो जो मेमोरेंडम है फर्द गिरफ्तारी है, बोर तो नहीं हो रहे, जो फर्द गिरफ्तारी है वो साइन किसने करने हैं? वहां पे फैमिली मेंबर ने करने हैं, बोला था। लेकिन अगर फैमिली मेंबर साइन नहीं करता है, यहां पर रिस्पेक्टेबल कोई पर्सन से आपने साइन करा लिए, तो इसका मतलब कि फैमिली मेंबर को सूचना नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है। तो 41C बोलता है कि पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको बताएगा कि आप अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं, और वो जिसको सुझाएगा उस व्यक्ति को आपने सूचना देनी है। ठीक है, और किस माध्यम से देनी है? जिस माध्यम से भी पॉसिबल होगा। टेलीफोनिकली होगा तो टेलीफोनिकली देनी है, और जब टेलीफोनिकली दिया तो केस डायरी में और रोजनामचे में उसके बारे में एंट्री की जाती है कि फलाने टेलीफोन के उसमें दिया। टेक्निकलिटी देखिए, ब्यूटी देखिए, कानून की डबल काम नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि अगर फैमिली मेंबर ने साइन कर दिए इस पे फर्द पे, तब जरूरत नहीं है उसको बताने की। लेकिन अगर फैमिली मेंबर ने नहीं किए हैं, किसी गवाह ने साइन किए हैं, तब जो है जरूरत है उस व्यक्ति को बताने की कि आप अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी को सूचना दे सकते हैं, और जिसको वो बोलता है सूचना देने के लिए, उसको आप सूचना देने के लिए पाबंद हैं। और ये चीज बाद में मैजिस्ट्रेट भी देखते हैं केस डायरी, जब रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं कि क्या ये सूचना हुई है, डीके बासु वाले जो पॉइंट्स हैं क्या इनको कंप्लाई किया है आईओ ने या नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद 41C है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये 41A B C D ने इन्होंने पुलिस के काम करने के तरीके को बदल दिया है। अब आप 35 BNSS जब देखोगे, जब आप लोअर करने आओगे तो आप देखोगे कि ये जो चीजें थी, जो कमियां इनमें रह गई थी, और भी बढ़िया से रिफाइन करके उन्होंने और भी जिम्मेवारियां सौंप दी हुई हैं। ठीक है, तो 41C में बोलता है कि एक स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम होगा और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। किसका कंट्रोल? ये सारे के सारे जो उपाय क्यों किए गए हैं, रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे? इलीगल डिटेंशन को रोकने के लिए। ठीक है, कि किसी भी आदमी को इलीगल तरीके से डिटेन ना किया जाए, क्योंकि पहले आपने सुना होगा, अभी भी केसेस लगे हैं काफी, या अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा ही बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के टाइम में ऐसे हुआ करता था कि लोगों को उठाते थे और कई कई दिन तक जो है घर वालों को पता ही नहीं होता था कि बच्चे हैं कहां हमारे। बाद में डेड बॉडी रिकवर होती थी 15 दिन या 20 दिन बाद। उन चीजों को रोकने के लिए, इलीगल डिटेंशन को रोकने के लिए ये चीजें की गई हैं कि अगर किसी को गिरफ्तार करते हो वहां पर हस्ताक्षर कराइए, फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म कराइए। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में कंट्रोल रूम बनेंगे, और कंट्रोल रूम में क्या होगा, जिन आदमियों को अरेस्ट किया हुआ है
उनके नेम, एड्रेस और कौन से अपराध में उनको अरेस्ट किया है, एफआईआर नंबर, वो सारे के सारे लिखा हुआ, वो सारे का सारा वहां विवरण लिखा हुआ होगा। ठीक है, कंट्रोल रूम में लिखा रहा होगा। पहले जब था टाइम, ये सीआरपीसी का टाइम था, तो कंट्रोल रूम में जो थाना होता था उसके बाहर भी नोटिस बोर्ड लगा होता था। तो नोटिस बोर्ड में जिस आदमी को अरेस्ट किया हुआ है उसका नाम, डिटेल वगैरह रहती थी कि उसको फलाने केस में किया है, डिस्ट्रिक्ट में भी या फिर हेडक्वार्टर में जो भी होते थे। लेकिन अब तो जो बीएनएसएस आया है उसमें तो डिजिटल बोर्ड का भी प्रोविजन रखा हुआ है कि वो रिफ्लेक्ट होगा, नाम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे का, इसका पर्पस क्या है? पर्पस यही है इलीगल डिटेंशन से लोगों को बचाने के लिए। ओके, 41C आपका हो गया। उसके बाद आ गया 41D। अब 41D है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको अधिकार है अपने किसी भी पसंद के एडवोकेट से मिलने का, उससे सलाह सूत्र करने का, उससे मशवरा करने का। ठीक है, क्योंकि जो ये लीगल एड वाला जो राइट है वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन अभी जो बीच में जो जजमेंट्स आई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें यह कहा गया है कि एडवोकेट से मीटिंग तो की जा सकती है, मिल सकते हैं एडवोकेट से, पुलिस कस्टडी के दौरान भी मिल सकते हैं, अरेस्ट के दौरान भी मिल सकते हैं, लेकिन जो जब उसको इंटरोगेट किया जाएगा, जहां एग्जामिन बोलेंगे हम लोग, पुलिस जब एग्जामिन करेगी किसी एक्यूज्ड को, तो एडवोकेट वो बातचीत नहीं सुन सकते। किसके बीच की? एक्यूज्ड और पुलिस के बीच में जो पूछताछ हो रही है या जो जवाब दिया जा रहा है, तो एडवोकेट उस चीज को सुन नहीं सकते। ठीक है, तो जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा, अगर वो बोलता है कि मुझे फलाने एडवोकेट से बात करनी है, तो उसका फंडामेंटल राइट है, आप जो है उसको डिनाई नहीं कर सकते। जब भी किसी एडवोकेट से बात करेगा उसके बारे में केस डायरी में लिखना है और साथ में रोजनामचे में भी आपको लिखना है। उसके बाद है सेक्शन 42 सीआरपीसी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्की बात है? अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि पुलिस को अरेस्ट की जो इंफॉर्मेशन, जो पुलिस को जो अरेस्ट की पावर है वो है सिर्फ संज्ञेय अपराधों में। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी गिरफ्तार कर सकती है, असंज्ञेय अपराध में भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन वो कब है? क्वेश्चन यही है जनरल लॉ का कि पुलिस असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तार कर सकती है? तो आंसर होगा नहीं। बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो आंसर क्या होगा? नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसको पुलिस ऑफिसर नाम और पता पूछता है और वो नाम और पता सही नहीं बताता है या बताने से इनकार करता है, ये कौन सी स्थितियों में ऐसा हो सकता है? कोई क्रिमिनल बैठा है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिस पर पुलिस ऑफिसर को शक है, लेकिन उसने कोई संज्ञेय अपराध किया नहीं, तो पुलिस ऑफिसर पूछताछ कैसे करेगा? पावर तो देनी थी ना एडमिनिस्ट्रेशन को, भाई पुलिस वाला कम से कम पूछ तो सकेगा। तो सेक्शन 42 ने वो पावर दे दी कि जो व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी इन्वॉल्व है, ऐसा लगता है कि इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया छोटा मोटा, और उसको नाम पता पूछेगा, तू कौन है भाई, कहां से आया है, और अगर वो नाम पता गलत बताता है तो उसको अरेस्ट करेगा। ठीक है, और अगर नाम पता नहीं बताता है तब भी अरेस्ट करेगा। ठीक है, और अरेस्ट करके क्या करेगा? इमीडिएटली अपने सीनियर ऑफिसर के पास उसको प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ये है सेक्शन 42 सीआरपीसी। एक चीज और है 42 सीआरपीसी में 42 सीआरपीसी में एक चीज और है कि जब ये अपने सीनियर ऑफिसर के पास प्रस्तुत करेगा ना उस व्यक्ति को, तो वो पर्सनल बॉन्ड पे या फिर जो जमानत पे जब उसको रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। लेकिन अगर कोई भारतीय नहीं है, रिहा किस व्यक्ति को किया जा सकता है? भारतीय होगा तो उसको रिहा किया जाएगा, और अगर कोई एनआरआई होगा या कोई बाहर का होगा, विदेशी होगा, तो कैसे किया जाएगा? उसको उसके पर्सनल बॉन्ड पे रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दोबारा आएगा नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना है? जब तक कोई भारतीय जमानती ना मिले तब तक उसको रिहा नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हर कंडीशन में है। अगर किसी को जमानत भी देनी है और वो विदेशी आदमी है तो भारतीय गारंटर चाहिए। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आ गया सेक्शन 43 अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। ये बोलता है कोई आम आदमी के सामने, अब देखिए आम आदमी की भी जिम्मेवारी है, आम आदमी के सामने कोई व्यक्ति कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, संज्ञेय अपराध करता है या नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है, वो उसको गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन वो उसका अरेस्ट मेमो भरने नहीं लगेगा।
फॉर्मेलिटीज नहीं करने लगेगा। क्या करेगा, अपनी हिरासत में ले लेगा और इमीडिएटली क्या करेगा, अगर उसको नियरेस्ट कोई पुलिस ऑफिसर मिलता है तो उसको हवाले कर देगा। अगर पुलिस ऑफिसर वहां सामने नहीं मिलता तो क्या करेगा, नियरेस्ट थाने में जाके उसको उनके हवाले कर देगा। और जो पुलिस ऑफिसर होगा, अगर उसको लगता है कि सेक्शन 41 में जितने भी वो हैं, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो सिविलियन है वो पीओ को भी अरेस्ट कर सकता है। पीओ समझते हैं ना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी अरेस्ट कर सकता है। और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये व्यक्ति जो है 41 में प्रावधानों में आता है तो उसको री अरेस्ट करेगा, दोबारा से गिरफ्तार करेगा। वहां पे अरेस्ट की फॉर्मेलिटी होगी, अरेस्ट मेमो वगैरह जो मेमोरेंडम बनना है वो सारा का सारा बनेगा। और अगर बाय द वे ऐसा नहीं है, लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया है, क्योंकि यहाँ पर आम पब्लिक को हो सकता है उसको पता ही ना हो कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, तो पुलिस वाले की ड्यूटी आके देखना कि कॉग्निजेबल में अरेस्ट किया या नॉन कॉग्निजेबल में किया है। ठीक है, तो अगर नॉन कॉग्निजेबल में किया तो जो प्रावधान उसने 42 में हमने डिस्कस किए वो सारी चीजें वो करेगा और सारी फॉर्मेलिटीज करके बिल्ला कर देगा। 42 क्लियर है। उसके बाद है 43 अरेस्ट बाय, अच्छा ये 43 हो गया ना, अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। वही मैजिस्ट्रेट का भी सेम प्रोसीजर है। 43 है जब भी किसी सिविलियन, 43 है जब भी किसी सिविलियन आदमी को लगता है कि किसी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, वो उसको गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तार करके वो या तो नियरेस्ट किसी पुलिस ऑफिसर के पास दे देगा, क्योंकि अपनी हिरासत में तो रख नहीं सकता, लेकिन बीएनएसएस में उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो वहां पे उसको पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देगा। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता है तो कहां ले जाएगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाएगा। और अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले गए तो पुलिस ऑफिसर को लगा कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसको सेक्शन 41 की तरीके से वो अपने हिसाब से री अरेस्ट करेगा, दोबारा से अरेस्ट कर लेगा, अपनी हिरासत में लेगा। और अगर लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो 42 के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है। सेक्शन 44 बोलता है सीआरपीसी का, मुंह से तो बीएनएसएस निकलता है। अब सीआरपीसी का सेक्शन 44 बोलता है कि जो मैजिस्ट्रेट है, कोई भी मैजिस्ट्रेट है, उसकी पावर है, उसको शक्ति है अरेस्ट की। ठीक है, लेकिन है कहां पे, उसके अधिकार क्षेत्र में है। ऐसा नहीं है कि शिमला के मैजिस्ट्रेट हैं तो वो जाके पठानकोट में या कांगड़ा में जाके अरेस्ट करने लग पड़ेंगे। उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। और ये मैजिस्ट्रेट कौन से होंगे, एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं और जुडिशियल भी हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव हमने डिस्कस किया, कौन से मैजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी हमने डिस्कस किया था, कौन से होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, हाँ, तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये अपनी जुडिक्शन में जो है किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने के आदेश दे भी सकते हैं और खुद अरेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैजिस्ट्रेट अरेस्ट करते हैं वो क्या अपनी जुडिक्शन में ही कर सकते हैं, तो उसका आंसर यही है कि अपनी जुडिक्शन में कर सकते हैं, जुडिक्शन से बाहर अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेक्शन 44 हो गया। सेक्शन 45 है प्रोटेक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस अगर किसी स्टेट में आई हुई हैं और वो अपना कर्तव्य का पालन कर रही हैं और उनसे अपना कर्तव्य का पालन करते हुए कोई अपराध हो जाता है तो उनको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कब, कैसे अरेस्ट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। ठीक है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए सभी को। लेकिन जब ये प्राइवेट काम में छुट्टी आए हुए हैं तब ये लागू नहीं है। छुट्टी आके अगर कोई अपराध कर देंगे तब नहीं बोलेंगे नहीं। और ये होता है कई लोगों के दिमाग में कि नहीं, ऐसा मतलब आर्म्ड फोर्सेस को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आर्म्ड फोर्सेस को तभी अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब वो काम कर रहे होंगे, कोई ड्यूटी कर रहे हैं, तभी कोई अपराध हुआ है, तब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी इसमें जो है शामिल कर सकती है, उसके बारे में नोटिफाई कर सकती है। अभी हिमाचल का नोटिफिकेशन हुआ रिसेंटली, पुलिस एक्ट को अमेंड किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अगर उनसे कोई अपराध हो जाता है गवर्नमेंट ड्यूटी करते हुए तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। रिसेंटली अभी जो है प्रेसिडेंट असेंट मिला है उस अमेंडमेंट को। ठीक है, सेक्शन 46 अरेस्ट कैसे होगी। देखिए, अरेस्ट सिंपल सा बोलता है कि उतना ही जोर प्रयोग किया जाएगा, उतनी ही बल प्रयोग किया जाएगा जितना जरूरी है। ठीक है, अननेसेसरी उस पर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब बल प्रयोग कब किया जाएगा, क्वेश्चन आता है कि क्या किसी को गिरफ्तार करते समय बल प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उचित बल प्रयोग किया जा सकता है। जितना अगर वो आगे से अपनी अरेस्ट से बचने के लिए अगर प्रयास करेगा तब तो बल प्रयोग किया ही जाएगा ना। ठीक है, यहां पे इसमें जो है आपने यही रखना है कि व्यक्ति को कैसे वस्तुतः कैसे अरेस्ट कैसे होती है, किसी को बोल के
यू आर अंडर अरेस्ट। अगर वो रुकता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है कि ठीक है आपने बोला अंडर अरेस्ट, मैं अरेस्ट हूं, ठीक है कंसीडर हो गया, तो और आजमाइश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने उसको बोला यू आर अंडर अरेस्ट, भाई साहब भागने लगे, तो वस्तुतः छूके होगा, आप उसको हाथ लगा के रोकोगे, ठीक है। और अगर उसने जोर लगाया तो आप भी जोर आजमाइश कर सकते हो। लेकिन किसी भी महिला को गिरफ्तार करते समय पुरुष कभी छुएगा नहीं, बोल के कर सकता है, ठीक है, सिर्फ बोल के करेगा मैडम यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है, और उसका फॉर्म भर देगा। लेडी कांस्टेबल साथ में जो होगी, लड़की जो आपकी जो भी सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, वो आपको असिस्ट करेगी। आप सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो पुरुष आईओ हैं, क्या वो अरेस्ट मेमो भर सकते हैं? अरेस्ट मेमो बिल्कुल भर सकते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई बार नहीं है लॉ में कि कोई पुरुष जो है किसी महिला का अरेस्ट मेमो नहीं भर सकता, बशर्ते कि महिला साथ में होनी चाहिए, ठीक है। महिला आपके साथ प्रेजेंट है, अगर वो जोर जबरदस्ती करती है तो महिला पुलिस जो है उसको कंट्रोल कर सकती है। अगर उसने बल प्रयोग करना है तो बल प्रयोग भी कर सकती है, लेकिन गलती से कोई भी पुरुष किसी महिला को हाथ नहीं लगाएगा किसी भी सर्कमस्टांसिस में। इज दैट क्लियर? अब यहां पर एक पुलिस का फिक्र है 2618A पुलिस रूल, HPPR बोल रहा हूं, पंजाब पुलिस रूल 2618A। इसमें कहा गया है कि मैंने यहां पे बोला कि आईओ अरेस्ट फॉर्म भर सकता है, लेकिन 2618A बोलता है कि ASI रैंक से नीचे कोई भी पुलिस ऑफिसर महिला को अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। पीपीआर में क्लियर पहले से 1934 से अगला लिख के गया हुआ है कि किसी महिला को अगर अरेस्ट करना है तो ASI रैंक से नीचे कोई भी ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन सीआरपीसी में कहीं भी कोई बार नहीं है, हेड कांस्टेबल भी अरेस्ट करते हैं, लेकिन बात यही है कि अगर आपने पीपीआर को फॉलो करना तो आपको ASI अरेस्ट के लिए लाना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। और अगर फॉर्म भरना होगा, फॉर्म आप भर सकते हो, महिला को आप छुएंगे नहीं, पुरुष जो होंगे वो महिला को छुएंगे नहीं। दूसरी चीज, नाइट के टाइम पे किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या महिला को रात्रि के समय गिरफ्तार किया जा सकता है, आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कैसे किया जा सकता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेके। कैसे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन लेके, बाद में नहीं परमिशन लेनी है, परमिशन पहले लेनी होगी। और परमिशन कैसे ली जाएगी? जो एप्लीकेशन लिखी जाएगी परमिशन की, वो भी लेडी लिखेगी, लेडी पुलिस लिखेगी, पुरुष नहीं लिखेगा कि आप पुरुष हैं रात को परमिशन लेके किसी के घर में घुस जाएंगे, आप वहां पे महिला को अरेस्ट करना, नो। जो एप्लीकेशन लिखी जाएगी मैजिस्ट्रेट को कि महिला को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लिखा है, जो कभी मतलब बिरले टाइम पे कभी किसी महिला को अरेस्ट किया जा सकता है रात को, और अगर करना है तो रीजंस देने होंगे, परमिशन लेनी होगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। जो एप्लीकेशन लिखेगा, जो ऑफिसर एप्लीकेशन लिखेगा वो भी महिला होना चाहिए, जो गिरफ्तार करेगा वो भी रात्रि में कौन होना चाहिए? महिला होना चाहिए। या फिर ऐसा है कि ऐसे ही कर सकता है लेकिन महिला प्रेजेंट है तो वो चल जाएगा, ठीक है। महिला साथ में होनी ही चाहिए। महिला की जो गिरफ्तारी है बिना महिला के संभव नहीं है, मतलब बिना महिला पुलिस के संभव नहीं है भैया, ठीक है। महिलाओं से रिलेटेड दो चीजें और कर लो। अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन केवल महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा, ये ध्यान रखना। पुरुष डॉक्टर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करेगा जब महिला को अरेस्ट किया है। लेकिन अगर कोई रेप विक्टिम है तो क्या उसका पुरुष डॉक्टर मेडिकल कर सकता है? तब कर सकता है, ठीक है। यहां कंफ्यूज नहीं होना। अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है सेक्शन 164A सीआरपीसी में, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो पुरुष भी हो सकता है, बशर्ते कि महिला कंसेंट दे दे कि हाँ मैं इससे मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहती हूं, तो पुरुष मेडिकल एग्जामिनेशन कर लेगा। लेकिन जब किसी अरेस्टेड महिला का होगा, अरेस्टेड एक्यूज्ड है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो वहां पर फीमेल डॉक्टर करेगी, यह ध्यान रखना है। और एक चीज साथ में, पॉक्सो के केस में, पॉक्सो के समझते हैं ना, बच्चों से रिलेटेड जो केस हैं, पॉक्सो एक्ट है, उसमें अगर कोई बच्ची 18 साल से नीचे है, पॉक्सो में जो भी बच्ची होगी उसकी उम्र 18 साल से नीचे होगी, ठीक है। अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन है तो वो कौन करेगा? फीमेल डॉक्टर करेगी,
3 कंडीशंस हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वाले में अगर किसी महिला को अरेस्ट किया है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? फीमेल डॉक्टर करेगी। अगर किसी महिला का बलात्कार हुआ है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, सहमति होनी चाहिए महिला की। और पॉक्सो एक्ट में ऐसी बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है या कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? फीमेल डॉक्टर करेगी। ठीक है, एक ही एक्सेप्शन है, रेप केस में मेल डॉक्टर भी कर सकते हैं अगर महिला की सहमति हो। 45 क्या कंफ्यूजन है? आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोग इलेक्शन ड्यूटी में आपकी स्टेट में आते हैं। इलेक्शन ड्यूटी में पथराव होता है, ठीक है, वहां पर लाठीचार्ज होता है और एक आदमी की मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज में। ठीक है, सेक्शन चाहे जो भी हों, आर्म फोर्सेस के लोग जो लाठीचार्ज किए हैं वो क्या किए हैं? सरकारी ड्यूटी किए हैं। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं होगा उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन आएगा तभी अरेस्ट होंगे। ठीक है, वो एमएचए को जाएगा, जहां मतलब जो भी आर्म्ड फोर्सेस को जो भी डिपार्टमेंट वहां पे कंट्रोल करता है, होम करता है या एमएचए करता है, उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाएगा, तो उनसे फिर परमिशन लेके वो अरेस्ट किया जाएगा। हाँ, फिर स्टेट पुलिस कर सकती है, तभी जब वो गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ड्यूटी में अगर ऐसा कोई घटना हुई है कि उनसे अपराध हो गया है तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। प्रायर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए। ये इसलिए किया गया, बाहर रखा गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकारें अलग अलग होती है। ठीक है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्म फोर्सेस होती हैं उनको मतलब खुल के काम करने का मौका नहीं मिलता, कई बार अलग अलग एलिगेशंस फेस करने पड़ते हैं उनको। तो अगर ऐसा होगा तो स्टेट में एलिगेशंस लगेंगे, आर्म्ड फोर्सेस वाले तो सारे लोग अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो उनको बाहर उनको चीजों को रोकने के लिए लॉ मेकर्स ने ये चीज लाई हुई है इसमें सीआरपीसी में। और आगे कुछ करें वाइंड अप, फिर बाकी कल करते हैं। ठीक है, ज्यादा हुआ नहीं आपका, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना सारे ऑनलाइन जो जुड़े हैं सारे ही, थैंक यू।